सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला एक बड़ा अहम है और वो है इस वक्त DGISI की तैनाती के हवाले से वज़ीर आज़म के पास इख्तियार और इस्तेहकाक है कि वो DGISI की तैनाती के मामले को लेकर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त जो उस चीज़ पर हुकूमत और अपोजिशन जिस किस्म के बयानबाजी और बड़े एक बचकाना किस्म के, मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ माज़रत के साथ, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मरीम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर भी हैं, उनकी जानिब से, फिर शहबाज गिल साहब ने जिस किस्म का रद्द अमल उस चीज़ पर दिया, और फिर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं, इस पर शायद इस तरह की ज़रूरत नहीं। अगर आइनी तौर पर यह देखा जाए, वज़ीर आज़म के पास इसका इस्तेहकाक है और एक सरकारी जॉब पर किसी शख्स की तकर्री का मामला है, इसको मामूल की चीज़ दिया जाना चाहिए था। लेकिन ये मामला शायद बहुत ज़्यादा इस वक्त सियासत की नज़र होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इसको हम देखते हैं कि किस तरह से इन मामलात में लेकर आगे बढ़ा जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो बड़ा अहम मौजू है, वो मौजू है इस वक्त बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से। जाम कमाल साहब जो गुज़श्ता 3 साल से वज़ीर आला के तौर पर रहे, अब उनकी अपनी जमात, इत्तेहादी जमात और साथ ही साथ अपोजिशन मिलकर अब तरीके अदम एतमाद की तैयारी कर रही है। उनके अपने जो लोग हैं वो अब पार्टी रुकनीत से इस्तीफ़ा देते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं, यही उनके लिए बेहतर है। जाम कमाल साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात में और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, वोट होगा तो जो फैसला होगा वो सामने आ जाए। नज़ीर लगारी साहब इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब से इस पर बात करते हैं। लगारी साहब, कुछ फ़ैसले बड़े अहम और ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से है, क्योंकि बिलवास्ता और बिला वास्ता दोनों तरह हम सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं अफ़गानिस्तान के इशू को लेकर। तो जब बार बार पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत ये बात कर रही होती है कि यहाँ चीज़ों को बेहतर किया जाए, अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया को बेहतर किया जाए, क्योंकि इसमें इस मुल्क का, पाकिस्तान का और इस खित्ते का जो है मुल्क मुस्तकबिल वो बहुत वाबस्ता है। लेकिन वेस्ट से जिस किस्म का रद्द अमल सामने आ रहा है, क्या वजूहत इसको लगती हैं कि अफ़गानिस्तान में वो चाह ही नहीं रहे कि स्टेबिलिटी हो? नहीं, मेरे ख्याल में डिस्टेबलाइज करना उनका एक एजेंडा है। आज ही बहुत बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका ने धमकी दे दी है कि हम किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान से अभी आप खुद चले गए हैं यहाँ से, और जाते जाते आप अपने फ़ौजी भी यहाँ पर छोड़ के उनको इस तरह से चले गए और आपने हथियार, असला वगैरह सब कुछ छोड़ा और आप चले गए। अफ़गानिस्तान ख़ित्ता जो है वो बहुत अहम है और यहाँ पर 1.5-2 सदियों से एक बड़ा ग्रेट गेम चल रहा है। आप 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, अब 21वीं सदी में अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम जो है, बरतानिया सुपर पावर था तो यहाँ पर जंग थी, सोवियत यूनियन सुपर पावर था तो यहाँ जंग थी, अमेरिका सुपर पावर था तो यहाँ जंग थी। तो ये ख़ित्ता हमेशा जंग की लपेट में रहा है। जब माएँ 3-4 बेटों को जन्म देती हैं तो उनमें से 2 बेटे जो हैं वो जंग के लिए मुख्तस होते हैं, या 3 बेटे भी हो जाती हैं। तो इस ख़ित्ते को एक पुरअमन रहने की ज़रूरत है, और पुरअमन रखने के लिए कोई भी इसमें किरदार, किसी का भी किरदार हो सकता है, तो वो बहुत ही अहम है। सही। हमारी तरफ से ये जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की तरफ से जो मौक़िफ़ है, वो इतना रियलाइज्ड है, इतना ज़्यादा सोचा समझा मौक़िफ़ है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट ही अफ़गानिस्तान में पूरा अमन माहौल पैदा कर सकती है। ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के खित्ते के ममालिक भी यही बात ही कर रहे हैं। 2 बड़े अहम इशूज़ के हवाले से, एक अफ़गानिस्तान जिसकी हम बात भी कर रहे हैं, और दूसरा DGISI की तैनाती से मुतल्लिक़ उन्होंने कहा क़यास आराइयाँ इस वक्त की जा रही हैं, मामला सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर सियासत की ज़रूरत क्यों हो रही थी? शौकत पराचा साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पराचा साहब, ये एक मामला एक है कि मामूल की तकर्री का इशू है, एक तो इधर भी हुकूमत की जानिब से, दूसरा अपोजिशन की भी, जिस तरह से मरीम नवाज़ साहिबा के, शहबाज गिल साहब के बयानात, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी कि ये इस तरह से मामलात उठें। देखें, बयानात को तो छोड़ें, बयानात इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा का हो या शहबाज गिल का। असल मामला तो यही है, अगर फवाद चौधरी साहब की बात मान ली जाए कि बकौल वज़ीर आज़म जितने ताल्लुकात इस वक्त हैं हारमोनियस, बड़े हम आहंगी वाले, इतने तारीख़ में कभी नहीं थे। यकीन माने तारीख़ में
इस तरह की गुफ्तगू मैंने कभी नहीं सुनी कि एक बहुत ही अहम तकर्री के हवाले से हुकूमत कहे कि जी अब कानून के मुताबिक समरी आएगी, तो इसका क्या मतलब है कि पहले कानून के मुताबिक समरी नहीं आई थी, पहले कानून की खिलाफ वर्जी की गई या खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की गई, और पूरा मुल्क 4-5 दिन से इस कंट्रोवर्सी की ग्रिप में है। अजीब अजीब यहाँ पर विस्पर हो रहे हैं हर शहर में, हर बड़ी जगह पर। तो आज भी अगर ये कहें वज़ीर आज़म साहब के ये मामला जल्द हल हो जाएगा, हल हो चुका है, प्रोसेस रहता है, तो भाई इसको करें ना, जल्दी कर दें ना। इसमें मुझे समझ नहीं आ रही, पता नहीं हुकूमत क्या करना चाह रही है, इस इशू पर हुकूमत क्या अचीव करना चाह रही है कि इतने मोस्ट सेंसिटिव, हम तो भाई नाम ही नहीं ले सकते अपने अपने शोज़ में या अपनी खबरों में। पाकिस्तान में तो ये इम्प्रेशन है ना कि कुछ चीज़ें पाकिस्तानी मफादात के तहत ऐसी हैं जिनके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। सही। लेकिन अभी जिक्र क्या हो रहा है, अभी तो तमाशा बनाया हुआ है ना। मसलन यही जो आपने बात की, ये चुड़ैल की बात हो गई, जिन्नात की बात हो गई, तावीज़ की, ये चीज़ें बतौर मजाक लाई जा रही हैं, एक दूसरे की तज़हीक करने के लिए ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये कोई खुदा न खास्ता ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ जिन भी हैं, भूत भी हैं, चुड़ैलें भी होंगी, नहीं, ये बाकायदा लेबलिंग हो रही है। और किस इशू पर, जो इशू इस मुल्क में हमेशा सेंसिटिव रहा है और बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। अब जो ये भी कह रही है हुकूमत के जी वो जनरल बाजवा साहब का क्रेडिट है कि वो जमहूरी इदारों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आप अच्छा क्रेडिट एक्नॉलेज कर रहे हैं। यही तरीका है क्रेडिट एक्नॉलेज करने का कि आप पब्लिकली बयान दें कि जी वो जो पहले समरी आई है, अब कानून के मुताबिक बाकायदा दूसरी समरी आएगी। हम तो हैरान हैं ये 4 दिन से इस मुल्क में क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें जो हैं वो हुकूमत की जानिब से वो की जा रही हैं, और गैर ज़रूरी किस्म के बयानात हैं जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं वो किए जा रहे हैं। लगारी साहब, ये जिन्नात, जिन, भूत, ये ज़ातियात के मामलात बड़े, चले छोटे लेवल में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन बड़े लीडर्स का ये क्या काम है इस किस्म के बयानात, ज़ातियात की चीज़ों को लेकर आना और इस किस्म की बातें करना? ये बड़ा लीडर तो सब नेशनल इश्यूज़ पे ऊपर बात कर रहा होता है, इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात कर रहा होता है, हम मीडिया पे कुछ और ही तरह से सुन रहे होते हैं, अजीब सा फील हो रहा होता है। मसला ये है कि इसको तासुर नहीं जाना चाहिए था कि आप इन मामलात में जो है इतना ज़्यादा आपको कोई डिफरेंसेस हैं, हमें नहीं मालूम। हम तो उस बात को अब भी यही समझते हैं जिस तरह से इमरान खान ने कहा कि उन्हें ताउन हासिल है, और जब ताउन हासिल है तो फिर ये वजह कैसे हुई कि बेसमरी फ़लाँ समरी, ये समरी, वो समरी। तो इस समरी का खेल तो पहले भी हो चुका है ना, जब तौसी का मामला था आर्मी चीफ का, तो उस वक्त भी समरी का मामला चला, अब भी समरी का मामला चल रहा है। मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें जो कुछ हुकूमत ने किया वो भी मुनासिब नहीं था, और जो कुछ अपोजिशन ने किया वो भी ठीक नहीं था। एक तो मुशीरों के पता नहीं इनको किसने, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी अकल दी है कि ऐसी दूर की कोड़ी ढूंढ कर लाते हैं इनके तर्जुमान को। आदमी सोचता रह जाता है यार कैसे कैसे तर्जुमान इस दुनिया में आ गए हैं और कैसे इमरान खान साहब को मिल गए। और फिर अपोजिशन वो कोई ज़ुबान का इन चीज़ों के बारे में वो नहीं गौर नहीं करती। आपको याद होगा कि आपको क्या याद होगा, शायद आप बच्चे होंगे उस वक्त 1988 में जब DGISI का मामला आया था, हमीद गुल थे DGISI, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उनकी जगह पर एक रिटायर्ड मेजर जनरल को शमसुर रहमान कल्लू को DGISI बनाया था। तो उस वक्त तो ज़ाहिर है कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन बाद में ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती रहीं कि जी ये जो इस्टेब्लिशमेंट का मेन पिलर हैं वो जनरल हमीद गुल हैं। हमीद गुल को तो हटा चुके हैं, उसके बावजूद उन सारी ज़िंदगी हमीद गुल उनके लिए यही रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पिलर हैं। तो इन चीज़ों को इस तरह से पॉलिटिकल अगर आप जाएंगे मामलात को इस तरह से कुरेदने के पीछे, तो फिर तो बहुत दूर तक चले जाएंगे। ख़ुद जनरल हमीद गुल ऑन रिकॉर्ड हैं, जिस तरह के उनने तकर्रियों के बारे में बात की है वो भी इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। बहुत सी बातें ऐसी हुई हैं कि जो हुकूमत और अपोजिशन ने की है, उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी। और ये मामला इतना वो नहीं था कि अब 3 दिन से बार बार जो है वो ट्विटर पर लगे रहें कि जनाब ये हो रहा है। अब अगर आपको पता है कुछ चीज़ आपने रोकी हुई है तो ट्विटर पर आप बार बार आप क्या एतमाद दिलाना चाहते हैं
लोगों को किस बात का आप अपना एतबार मतलब बनाना ज़रूरी है और गैर ज़रूरी मामलात में फ़र्क जो है वो इधर भी किया जाना चाहिए, चाहे वो वज़ीर इत्तलात गुफ्तगू कर रहे हैं या अपोजिशन हो रही है। बहरहाल हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना जी। शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नज़ीर लगारी साहब भी। ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बड़े अहम इशू के हवाले से। बलूचिस्तान के वज़ीर आला के अब जाने का वक्त हो गया है, या वो जाते जाते रुक जाएंगे क्योंकि उनकी अपनी पार्टी से अब इस्तीफ़े आना भी शुरू हो गए हैं पार्टी रुकनीत से मुतालिक। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बलूचिस्तान के इशू पर बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त जाम कमाल साहब के हवाले से कि उनके अपने अरकान नाराज़ हैं और अब जाम कमाल साहब की हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं। वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात में भी उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम तर सूरत हाल से भी आगाह किया और साथ ही साथ गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया कि 3-4 दिन इजलास बुला लिया जाएगा। वो चाहते हैं कि वोट के बाद ही चीज़ें फ़ैसला हो जाएँ। वो कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी जमात के जो अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी भी हो रहे हैं, उन पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। शौकत पराचा साहब, ये अचानक बातें होती रहीं पीडीएम के अंदर कि जी जनाब बार बार यहाँ पंजाब के अंदर अदम एतमाद का मामला लाया जाएगा, पंजाब के अंदर मतलब पूरी पीडीएम वहाँ हो सकती थी, लेकिन वहाँ तो पीडीएम की कोशिशें भी नहीं हैं, वहाँ ये चीज़ें शुरू कर दी गई। शायद रिंद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजयकार है। शायद रिंद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। शौकत पराचा साहब, तो ये जाम कमाल साहब जो इस वक्त आप समझते हैं कि वाकई अपने ही लोगों के घेरे में आ चुके हैं, या इस घेरे को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? शायद रिंद साहब चूंकि बलूचिस्तान में बैठे हैं, वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मुझे भी बता सकते हैं और आपको भी, आपके नाजरीन को भी जी। लेकिन मैं एक तारीखी तनाजुर में बात ज़रूर कर देता हूँ कि जिनको आप कह रहे हैं ना अपने लोग, ये कौन से अपने लोग थे, ये कब अपने हुए थे जाम कमाल साहब के? ये तो सारे बाप में आए, बाप में इकट्ठे हुए, यानी बाप मीन बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उसमें इकट्ठे हुए और क्लब हो गए। तो वो अपोजिशन तो ताने भी मारती है ना इधर मरकज वाली के बाप ने इनको बाप में इकट्ठा कर दिया। तो इनका भाई कुछ कॉमन नहीं है, इनका कॉमन जो है वो इनको जब बिठाया गया तो बस वही कॉमनैलिटी थी। और जाम साहब के लिए जो यहाँ की रीडिंग है हमारी, वो बड़ा मुश्किल होगा अब सरवाइव करना, क्योंकि ये इत्तेहादी नहीं है जिन्होंने पहले रिवोल्ट किया, ये तो बाप वाले अपने लोग हैं ना, ये बाप के अंदर के लोग हैं। ज़हूर बुलेदी कौन है, मतलब वो अपने ही लोग हैं। दूसरे सारे जितने फिर रहे हैं, जमाली साहब हैं, जान जमाली साहब हैं, दूसरे हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने बड़ी बार ये सारा कुछ देखा है और उसके किरदार भी रहे हैं ये, इसलिए जाम साहब का ठहरना मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता फिर इनको कोई इकट्ठा बिठाना चाहता है कि ये बैठे रहें, तो वो तो खैर अलहदा बात है, लेकिन मरकज़ में यहाँ इस्लामाबाद में जो इंडिकेशन मिलती हैं कि किसी ने कहा तो है ना इनको कि आप ऐसे खड़े हो जाओ, जो बागी हैं इनके, जो इनके मुखालिफिन हैं, जो तहरीक अदम एतमाद ले आए। और अपोजिशन पर तो इन्होंने वो APC पुलिस की गाड़ियाँ चढ़ा दी थी, आपको याद नहीं है, गेट तो तोड़वाया था। तो इसलिए अपोजिशन की तरफ से तो इन्होंने कोशिश की, जाम साहब ने अब्दुल हैदरी साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वादे जवाब दे दिया। तो तब्दीली सिर्फ अगर आती है बलूचिस्तान में, तो वो फिर मैं आपको ये भी बता दूं, वो सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी। छोटा सूबा है, सियासी तौर पर उसको नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन जब भी पाकिस्तान में तब्दीली आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आगाज़ बलूचिस्तान से ही होता है। बिल्कुल। नवाब अकबर बुगटी वाला वाक़या बलूचिस्तान में हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान के हालात तब्दील होना शुरू हो गए थे। फिर आपने देखा सनाउल्लाह ज़हरी साहब की जब हुकूमत गिराई गई तो वहाँ तब्दीली आई, तो इधर भी जो है वो तब्दीली शुरू हुई। लिहाजा हम इस एंगल से भी ज़रूर इसको देखते हैं कि बलूचिस्तान में अगर तब्दीली आई तो फिर तब्दीली सिर्फ वो रकनी तक या योब तक नहीं रुकेगी, बल्कि योब से वो खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते कहीं और भी जा सकती है, या रकनी के रास्ते आगे पंजाब पड़ता है ना, तो पंजाब भी आ सकती है। लिहाजा उस तब्दीली को सिर्फ बलूचिस्तान या कोटा के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं शायद रिंद साहब से जान लेते हैं। शायद रिंद साहब, मीशेब जान नौशरबान जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, खेतरान साहब हॉर्स ट्रेडिंग को उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो जिस तरह पर राजा साहब कह रहे थे जैसे इकट्ठे हुए थे, वो ऐसे क्या बिखर भी सकते हैं कि इस वक्त जो BAP की सूरत हाल चल रही है? रिंद साहब,
देखें, ये तो हम बिखरने के इम्कान को रद्द भी नहीं कर सकते। अच्छा। पॉसिबिलिटी मौजूद है, लेकिन एक चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे मेरे मोहतरम और सीनियर हैं शौकत पराचा साहब, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। उन्होंने जो आपके सामने मंजर कशी की कि ये जोब और रखनी के रास्ते अगर यहाँ तब्दीली आती है तो वहाँ तक भी जा सकती है। इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक जो नाराज़ अरकान का ग्रुप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और मुख्तलिफ उन्होंने मुलाकातें की हैं, वज़ीर आज़म से मिलकर भी वो उन्हें सिर्फ एक यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि जी अगर आप हमारी इस मूव को सपोर्ट करते हैं तो आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। लेकिन ये हैरानकुन है कि कैसे नहीं होगा, क्योंकि देखें 14 अरकान इस वक्त हैं नाराज ग्रुप के पास। अगर तो ये -1 के फार्मूले पे मौजूदा कोलेशन गवर्नमेंट, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, PTI हो, ANP हो, HDP हो या JWP हो, जाती है तो फिर तो PDM को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता। लेकिन अगर -1 का फार्मूला अप्लाई नहीं होता तो दूसरी सूरत में नाराज अरकान को 24 वोट चाहिए अपोजिशन के। अपोजिशन कौन है? पाकिस्तान जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, BNP मेंगल है, जमीयत उलमा इस्लाम फे है। ये तीनों जमातें PDM में ANP और पीपल्स पार्टी के बाद जो 5 जमातें रह गई हैं उनमें 3 इधर मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उन्हें ये इजाज़त दें कि आप जाके PDM की जमातों से मिलकर जाम कमाल को घर भेज दें और मेरी हुकूमत महफूज रहेगी। पंजाब की हुकूमत 4 वोटों पे खड़ी है, मरकज़ की हुकूमत वेरी इंटरेस्टिंगली 7-8 वोटों पे खड़ी है, जिसमें फिर 4 वोट बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी का जो ये नाराज़ ग्रुप है, इनके पास सारे अरकान सूबाई असम्बली हैं, कुछ सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली का कोई मेंबर नहीं है। कौमी असम्बली में इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी की स्ट्रेंथ है 4। जुबैदा जलाल फेडरल मिनिस्टर है, रुबीना इरफान रिजर्व सीट पर हैं, इसके अलावा एहसान रेकी हैं, हमारे चागी बेल्ट से ताल्लुक़ है, और इसके अलावा वाशुक की तरफ से, और तीसरे हमारे पश्तून इलाकों से जो है इसरार तरीन है। इत्तलात के मुताबिक ये चारों जो अरकान कौमी असम्बली हैं ये तो जाम कमाल के राब्ते में। अगर वज़ीर आज़म इन नाराज़ अरकान की बात को, या उनके जो भी वहाँ बैठे हैं जिन्होंने नाराज़ अरकान को बिल्डअप किया है, क्योंकि मेरी ये इत्तला है कि बलूचिस्तान की इस्लामाबाद में बैठी एक शख्सियत ने ये सारा खेल प्लान किया था। अब वो खेल चूंकि उन्होंने डिज़ाइन किया था T20 की तरह, लेकिन वो बन गया एक टेस्ट मैच। तो टेस्ट मैच की सूरत में चीज़ें जब ड्रैग हुई हैं तो जाम कमाल को भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपनी चीज़ों को जो है ना दोबारा से लूप होल्स को कम करें। लेकिन एक चीज़ जो है वो माननी पड़ेगी कि जो इब्तदा में अगर हो सकता था 24 से 48 घंटों में जी, अगर हो जाता तो उसी वक्त रिजल्ट ओरिएंटेड होता, जबकि पहली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी जो अपोजिशन लाई थी, वो नहीं हो सका। अब चीज़ें ड्रैग होती जा रही हैं और ड्रैग होने के बाद उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर बात हो रही है। जब एस्पेक्ट्स पर बात हो रही है यही चीज बेनिफिट कर रही है चीफ मिनिस्टर जाम कमाल को। चलें 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि नाराज अरकान मना के भी आ जाते हैं वजीर आजम को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी वाज़े तौर पे कह चुकी है कि जी BAP के अपनी अक्सरियत का खुद फैसला कर ले, जब तक जाम कमाल खुद इस्तीफा नहीं देते या उनकी जमात उन्हें नहीं निकालती, हम जाम कमाल के साथ हैं। सही। अच्छा, इसमें मैं रिंद साहब एक चीज जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि ये थोड़ा रिंद साहब आपने जो इंपॉर्टेंट बात की, ये थोड़ा लंबा हो गया ना मामला, मैं इस पे भी बात करता हूं लगारिद साहब की। लगारिद साहब, आप रिंद साहब ने बड़ा पूरा क्लैरिटी बताया कि किस किस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो टाइम मिल गया है ना उनके लिए, और अब वो कॉन्फिडेंट भी जाम कमाल साहब, गुज़िश्ता 2 दिन पहले हमने हमारे प्रोग्राम की आप देखें उस वक्त सूरत हाल वहाँ और थी, और अब 48-50 घंटों के बाद सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लगारी साहब देखें, बात यह है कि जिस तरह से शाहिद रिंद साहब ने कहा कि जब ये जाएंगे, या पराचा साहब ने भी कहा था कि ये जाएंगे तो वो भी जाएंगे, लेकिन एक बात ये है कि अगर ये जाना ठहर जाता है तो फिर जाम साहब के साथ पंजाब और वफाक में भी वही कुछ होगा। आज होता है या कल होता है या 6 महीने के बाद होता है या 1 साल के बाद होता है, लेकिन एक साथ बलूचिस्तान, पंजाब, वफाक एक ही लाइन में होंगे। और प्लेयर्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि जो सामने प्ले कर रहे हैं वही प्लेयर हैं। बहुत से स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे भी होते हैं कि जो अपने दफ्तर में बैठकर बोलियां लगा रहे होते हैं, और हमने खुद देखा है स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह से
जो है वो मंदी आती है या किस तरह से ऊपर को उठती है, ये बहुत से खेल हमारे सामने भी होते रहे हैं। तो यहाँ पर देखना ये है कि अवामिल क्या होते हैं और उसके मुख्तलिफ़ चीज़ें किस तरह से सेटल डाउन होती हैं और अल्टीमेटली क्या होता है, और अलिफ बे के मुकाबले में अलिफ को या बे को किस तरह से फतह होती है या सुबकी होती है, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी। जिस तरह से ये कहा पराजा साहब ने, किसी ने तो बहरहाल इसको इनिशिएट किया होगा। ये हमारे मोहतरम ज़हूर बलीदी साहब या अब्दुर्रहमान खितरान साहब या जान जमाली साहब या तारिक मक्सी साहब या दीगर हजरात जो उस ग्रुप में हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनका अचानक जो है वो ज़मीर बेदार हो जाता है, अचानक उनको चीज़ें अलका होती हैं, अचानक जो है वो बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि यार सूबे के अवाम का बड़ा बुरा हो रहा है। और अब जो है, या अब्दुल कुद्दूस बिदंजो साहब, इतने भी हैं, ये हाउसेस ऐसा नहीं होता है कि ये अपने बिल्कुल वाइज हैं, बिल्कुल ज़हीन हैं, बिल्कुल कमाल के लोग हैं, लेकिन बहरहाल इनको सिग्नल, इनके वो जो ट्रांसमीटर हैं वो ऑन रहते हैं, हमेशा सिग्नल का इंतज़ार होता है। जब सिग्नल ट्रांसमीटर पर आ जाता है तो फिर ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि ट्रांसमीटर्स पर सिग्नल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो फिर उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ती हैं। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक ट्रांसमीटर ऑन है। मैं पराजा साहब से इस पे आपके सिग्नल्स के हवाले से, पराजा साहब सिग्नल्स की लगारी साहब बात कर रहे हैं और रिंद साहब जो है वो कह भी लगे। मैं रिंद साहब आपकी जाने बात, ये सिग्नल तो अभी उन्होंने बात की, एक बंदे ने इस्लामाबाद में बैठ के ये सारी चीज़ें की और ये थोड़ा वक्त लगा। ये सिग्नल्स, इसका मतलब है वो तेज़ सिग्नल्स तो नहीं है जो उस वक्त कुद्दूस बजिंजो साहब की वजारत आला तक चीज़ों को ले आए। आपका क्या तर्जिया है इस पर सर? देखें, जो बात मेरे दोनों सीनियर्स ने की है, सिर्फ एक तस्हीह करना चाहूँगा। तारिक मक्सी साहब जो हैं वो जाम कमाल के कैंप में हैं, नाराज़ कैंप में इस वक्त नहीं है। वो शुरू दिन से ही जाम कमाल के साथ हैं। एक आध मीटिंग उन्होंने नाराज कैंप की जरूर अटेंड की थी जब उन्होंने पार्लिमानी पार्टी की बुलाई थी, अदरवाइज वो जाम कमाल के साथ हैं। सही। दूसरी बात जो सिग्नल्स की बार बार हो रही है, और मेरे इस्लामाबाद और कराची में बैठे दोनों सीनियर्स जो है हमेशा, या जो भी हमारे लोग इस्लामाबाद कराची में होते हैं, उन्हें यही होता है कि हमारी असम्बली के, खासकर बलोचिस्तान असम्बली के अराकीन अपने ट्रांसमीटर सिग्नल्स के लिए बहुत ऑन रखते हैं। जब ये मूव सबमिट हुई थी, पहली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसा तासुर दिया जा रहा था कि सिग्नल्स मौजूद हैं, ठीक, लेकिन जब उन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को चेक किया गया तो वो उतने स्ट्रेंथेंड सिग्नल्स नहीं थे। और जाम कमाल जो हैं, उनकी इब्तदाई दिनों में जो एक मुलाकात इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में हुई थी, उसके बाद उनका मोराल अप हुआ है, और अभी तक जो उनका मोराल अप है वो उन्हीं सिग्नल्स के नतीजे में जो उन्हें मिल रहे हैं। बहरहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असेंबली में पेश होनी है नहीं, स्पीकर ने 7 दिन में उसका फैसला करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर नाराज ग्रुप के पास स्ट्रेंथ भी पूरी है, 24 अराकीन अपोजिशन के हैं, 14 उनके अपने हैं, तो ये तकरीबन 38 बन जाते हैं और 33 रिक्वायर्ड हैं। तो फिर मेरा ख्याल है उन्हें इस्लामाबाद के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वो सब स्पीकर को कहें कि जी साथियों में आप इजलास बुलाएं और फिर जो है सिग्नल से मामला आगे चलेगा। पराजा साहब, यहाँ मामला तो 2G 3G से 5G के सिग्नल्स तक का है। आपका पराजा साहब तज्जिया क्या कहता है कि ये अब सिग्नल्स की ज़रूरत फिर इसका मतलब है नहीं पड़ेगी अगर अराकीन की तादाद ही इतनी है? आप 5G की बात कर रहे हैं, मैं G5 कह देता हूँ। इस्लामाबाद का एक सेक्टर है जो कि VIP सेक्टर है, जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, पार्लिमानी लॉजेस हैं, ठीक है। ये G5 में वाक़या है ये सेक्टर। तो पार्लिमानी लॉजेस में ये लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, पार्लियामेंट हाउस भी G5 में है। तो 5G से ज़रा G5 पे आ जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा। लगारी साहब ने बिल्कुल वो दुरुस्त वर्ड यूज़ कर रहे थे, बेजारी वाला। फिर उन्होंने कहा कि बेदार हो गए। वो बेदार उधर जब लोग होते हैं ना, तो वो इस्लामाबाद में आके बैठ जाते हैं। और ज़्यादातर ये बेदार लोग जो हैं, जो मसलसल बेदार हैं 3 साल से, वो तो यहाँ कोसार मार्केट में सुबह शाम हमें नजर आते हैं। नाश्ते पे भी कोसाम और नुमाइंदगी वो बलूचिस्तान की कर रहे होते हैं, लेकिन वो इधर से सूप पी रहे हैं, वो सैंडविच खा रहे हैं, वो जनाब बर्गर खा रहे हैं या सैलेड खा रहे हैं, वो कोसार मार्केट ही में बैठते हैं। तो लिहाजा
ये जो है ना कि वो तारिक मगसी साहब हैं या नहीं है, या ग्रुप नाराज वाला उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। बलूचिस्तान के हवाले से देखें ना, जब मगसी साहब इसकी सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत टूटी थी तो एक्स्ट्रा जो बलूचिस्तान फैक्टर्स हैं उनको बताया गया था कि उन्होंने तोड़ी है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का जी या हाँ। किसी फिगर का नाम दिया गया था और सब ये कह रहे थे। तो इसलिए ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि बलूचिस्तान के मामले में सिर्फ जो MPA हैं, नाराज ग्रुप है, वो फैसला करे। ये बात दुरुस्त है शायद रिंद साहब की कि अगर इनके पास स्ट्रेंथ है तो फिर ये तो हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तो नो कॉन्फिडेंस मूव कर दी है। अब तो स्पीकर ने विद इन दी गिवन टाइम वो सेशन बुलाना है। अब फड़फड़ा रहे हैं तो जाम साहब फड़फड़ा रहे हैं कि कोई कमाल हो जाए जिसकी वजह से जाम भी बच जाए और कमाल भी हो जाए। अब देखते हैं कि जाम बचता है या कोई कमाल होता है। सही। ये बहरहाल जब सेशन होगा तो उस वक्त बिल्कुल पता ये चलेगा। लेकिन मैं हाँ। फिर कहूँगा हाँ। कुछ हालात जाम साहब के यहाँ की रीडिंग के मुताबिक हौसला अफजा नहीं है। तो देखते हैं जी कि 5G और G5 में बैठकर क्या हालात होते हैं और जाम साहब के लिए अब जो है वो कमाल होता है नहीं होता। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। शायद रिंद साहब आप शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो शौकत तरीन साहब की है कि उनके IMF से छठी किस्त मिलने की उम्मीद वो जाग गई है। तो शौकत तरीन साहब वहाँ पहुँचे हैं, पर उन्होंने ये भी एक बात की है कि इमरान खान ने इक़्तिदार में आकर डूबती मईशत को बचाया है। मईशत 5% की शरह से अब तरक्की करेगी। आलमी मॉनिटरी फंड से कर्जे की छठी किस्त अब वो मिल जाएगी। अफगान जंग ने पाकिस्तानी मईशत को मुतासर किया है। इससे पहले ये भी बात होती रही कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है कोविड की वजह से, क्योंकि आलमी मार्केट जिस तरह से वो चल रही है वैसी ही सूरत हाल यहाँ भी दरपेश है, तो उसके भी असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं। बिजली की कीमतें उन्होंने बहरहाल एक खबर अच्छी दे दी है कि फौरी तौर पर नहीं बढ़ाई जाएंगी, जो मुतालिबा IMF का था। लगारी साहब, तो बिजली की कीमतों के हवाले से तो एक अच्छी खबर है, लेकिन आज 7 रुपये के हवाले से बताया जा रहा है कि 16 तारीख को हो सकता है पेट्रोल बढ़ जाए। अगर 7 की समरी गई है तो 4 तक तो बढ़ ही जाएगा। फिर देखें, पेट्रोल बम तो किसी वक्त भी गिर सकता है और पता नहीं ये कहाँ जाकर रुकेगा और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और आप इसकी बुनियाद पर अगर आप कहते हैं कि लोगों की जान निकाल कर, खाल उतार कर, लहू निकाल कर अगर आपकी मैशत मजबूत हो रही है तो ठीक है जी, कमाल हो गया, फिर तो हम तालियां बजाते हैं। लेकिन लोगों की मैशत तबाह हो रही है, आपकी मैशत ठीक हो रही है, हमें इससे मालूम नहीं है। हमें इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, इसलिए कि आपके जो फिस्कल डिफिसिट है वो होता है, आपके जो सर्कुलर डाइट होता है वो वैसे का वैसा होता है, आपके पास जितने भी वो चल रहे होते हैं, आपका ट्रेड डिफिसिट वो वैसे का वैसा होता है। लेकिन आपकी इंपोर्ट्स वैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ये सारा कुछ ऐसे होता है, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं होता है जिससे लग रहा हो कि आप बहुत ऊंची परवाज़ कर रहे हैं। यही हज़रत शौकत तरीन थे जो इसी साल के अप्रैल में वज़ीर बनने से पहले जो हैं उस कुछ और कह रहे थे, और उसके बाद जब वज़ीर बने तो अब तो उनकी तस्बीह सलात भी दूसरी हो गई है और अब उनका जो है वो। लेकिन लगारी साहब, एक चीज़ उन्होंने भी बात वही की है जो पहले बाकी वज़रा मुशीर कर रहे थे। वो उन्होंने कहा कि खित्ते के मुकाबले में पेट्रोल की कीमतें कम हैं, कम बढ़ाने की वजह से पिछले 1 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि हुकूमत को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। शान सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। ये जो IMF की छठी किस्त की सूरत है, वो कह रहे हैं कि बेहतर और स्टेबिलिटी पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर आ जाएगी। हम तो फिर ये बार बार ये सुनते हैं कि जितना जितना ज़्यादा IMF जो है वो वर्ल्ड बैंक के कर्जे में आते हैं, हमारी मईशत वक्ती तौर पर तो एक सांस ले पाती है, लेकिन उसके बाद फिर एक जो महंगाई की सूरत हाल है और हमारे लिए मुश्किलात की सूरत हाल है वो मज़ीद बढ़ती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो रिकवरी और स्टेबिलिटी के दरमियान है, और आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि तेल की प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में डेफिनेटली आएगा। ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम में आज मलेशिया में कहा है कि 2022 विल बी टफर देन 2021, क्योंकि बहुत सारे मुल्कों में स्टैगफ्लेशन आएगा और 51 साल बाद हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वही 1970 का ज़माना आ रहा है जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, ग्रोथ कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। कोविड की वजह से
पूरी दुनिया में 100 से 300 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए और पिछले 18 महीने में तकरीबन 1 से 2 करोड़ लोग जो हैं वो जॉबलेस हो गए। तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया में ये बहरान आया है और उसका इम्पैक्ट जो है हर इकोनॉमी को आएगा। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो मज़ीद बढ़ेगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो इस साल के शुरू में हमने कहा था मलेशिया में कि 50 और 70 डॉलर के दरमियान रहेगी। जुलाई में हमने रिवाइज किया अपनी फिगर्स और हमने कहा 73 से लेके 87 डॉलर पे जाके ऑयल ट्रेड करेगा दिसंबर 21 में। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो ऑयल प्राइस जो है वो 84 डॉलर्स पे ट्रेड कर रहा है ब्रेंट। तो ऑयल जो है 65% अप है, नेचुरल गैस 130% अप है, गैसोलीन जो है 93% है। इस वक्त कैलिफोर्निया में जो स्टेट अमेरिका की जो गैसोलीन प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाई है, $4.59 पे गैसोलीन बिक रही है। इसका इम्पैक्ट जो है आपको पता है हर चीज़ का जो दारोमदार है वो तेल, ऑयल और गैस पर है। कोल की शॉर्टेज है, इंडिया में कोल खाली 3 दिन की रह गई है। तो चाइना में भी स्लो डाउन आ रहा है, इंडिया में भी स्लो डाउन आ रहा है। ये दोनों बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं। तो पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ नहीं, ग्रेट डिप्रेशन की तरफ जा रही है जो 1933 में आया था। नहीं तो वजह तो इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह सिर्फ हम कोविड की वजह है कि और फिर जो ऑयल प्राइसेस, नेचुरल गैसेस प्राइसेस जो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं तो अल्टीमेटली जिनके पास ये चीज़ें बेनिफिट तो उधर जा रहा है। तो ये क्या कोई एक नेक्सस पूरा हो गया है कि बाकी सब के लिए मुश्किलात हो जाएं और चंद जो ममालिक हैं उनके और चंद कंपनीज हैं उन तक ये चीज़ें रुक जाएं? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। ये क्राइसिस आना था। जैसे ही कोविड के बाद इकोनॉमीज ने ओपन होना था, डिमांड बढ़नी थी। अब सारी दुनिया कैश पे बैठी हुई है। पिछले 17 से 18 महीने में जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो कैश पे बैठे हैं। तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमीज ओपन होगी तो वो डिमांड जो है वो बढ़ेगी। और क्योंकि सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रहा है पूरी दुनिया में और सप्लाई चेन में और मजीद प्रॉब्लम आएगा, उसकी वजह से सप्लाई जो है डिमांड को नहीं मीट कर सकती, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और ये क्राइसिस जो है पूरी दुनिया में ये 6 महीने तक नहीं रहेगा, ये अगले 2 साल तक रहेगा। सही लगारी साहब, ये जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के हवाले से बता रहे हैं शान सईद साहब, ये तो फिर इसका मतलब है 2 साल अगर ये ऐसे ही क्राइसिस रहा तो फिर तो बेहतरी की कोई उम्मीद हम यहाँ एक छोटी सी इकोनॉमी, छोटे से मुल्क में बैठ के नहीं कर सकते। देखें, एक तो ये है कि ग्रेट डिप्रेशन मल्टीपल होगा, सिंगल एक चीज़ के ऊपर नहीं होगा। ये जो प्राइसेस बताई जा रही हैं, ये प्राइसेस बाजी की हुकूमतों में, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी और ज़रदारी साहब की हुकूमत में भी कई बार जो है वो $100 क्रॉस कर चुका था जब ऑयल प्राइसेस थी। उस वक्त भी हमारे यहाँ तेल की कीमत 100 को क्रॉस नहीं कर सकी थी। ये दौर है कि जिस दौर में टोटल रिफ्यूज़ल है कि हम मास्टर्स को कुछ भी नहीं देंगे, उनके ऊपर बोझ लाद देंगे। ये इंटेंशनली बहुत सी और चीज़ों को संभाल रहे होंगे। बड़ा ग्रेट डिप्रेशन, पिछली दफ़ा जब आपका ग्रेट डिप्रेशन आया था, अभी जो आया था 2009-2010 में, तो पाकिस्तान तो इफेक्ट नहीं हुआ था। पाकिस्तान की मार्केट वो जो है उससे मुतासर नहीं हुई थी, स्टॉक मार्केट मुतासर नहीं हुई थी, सारी दुनिया मुतासर हुई थी। अब आपका मुतासर होना, अच्छा आप दुनिया की इकनॉमीज़ के तौर पर की इकनॉमी नहीं हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप वेस्टर्न इकनॉमी हैं या आप वो टाइगर्स वाली इकनॉमी हैं। आप एक ऐसी इकनॉमी है जो आपको अपने तौर पर लोगों को पैदा करनी होती है और आपकी टैक्सेशन जो है उस सेगमेंट पर है जो आपको टैक्स देने पर मजबूर है। आप उसकी तनख्वाह से काट लेते हैं या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वक्त जो है आप काट लेते हैं चीज़ों को, लोगों के ऊपर आप ट्रांजैक्शंस पर आप जो है वो काट लेते हैं। ये इस तरह की मारूफ चीज़ें आप जो है वो डायरेक्ट टैक्सेशन करें, पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग एक एक निवाले पर एक एक पानी के घूंट पर वक्त भी खत्म हो गया। ये अब देखना ये है कि फिर अगर इसका आला जो एनालिसिस कर रहे थे शान सईद साहब कि पूरी दुनिया की ये महंगाई, तो फिर ये इस बात की उम्मीद रखना अब जो है वो दीवाने का ख्वाब हो सकता है कि पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं। ये इसी तरह से बरकरार और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।